नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 24 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। दूसरा जो होगा हमारा ड्रग्स रेजिस्टेंस टाइफाइड के बारे में। और तीसरा करंट अफेयर आपका होगा ब्लैक डेथ के बारे में। चौथा स्नेक आइलैंड। पांचवा केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। ठीक है, तो इनको आज हमें डिस्कस करना है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ है, हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया है जो कि 8वां इंटरनेशनल योगा डे था। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये आपका 21 जून 2022 को मनाया जाता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल योगा डे की जो इस बार की थीम थी, ये योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी। आप जानते हैं कि योगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए योगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। इसलिए उनगा ने जो इसका 69 का सेशन हुआ था उनगा का, यानी कि उनका मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 2014 में जो आपका सेशन हुआ था, उसमें इसको डिक्लेयर कर दिया था कि 21 जून जो होगा वो आपका क्या होगा, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाएगा। ये रिजोल्यूशन जो आया था आपका दिसंबर 2014 में, ये इसमें इन्होंने रिजोल्यूशन में डिक्लेयर किया था कि 21 जून जो कि आपका इंटरनेशनल योगा डे की फॉर्म में मनाया जाएगा। ठीक है, तो यह भी 2014 में जो ये फर्स्ट योगा डे जो मना था आपका 2015 में मना था, जो कि राजपथ पे मना था, जो कि दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, अब 2015 के बाद जो 2022 में मना है, ये 8वां योगा डे है ये। ठीक है, तो अब यहाँ से ये दो चीजें निकल के आती है। जो फर्स्ट योगा डे मना था, यहाँ पे दो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे योगा डे का। पहला कि ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट योगा सेशन हुआ था, जिसमें 35,985 लोगों ने भाग लिया था। और कुछ 84 इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ने, जो इंटरनेशनल नेशनैलिटीज है, 84 नेशन से, उन्होंने भी पार्टिसिपेट इसमें किया था। ठीक है, तो ये एक तरह से इंटरनेशनल योगा डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया। तो थीम इस बार इम्पोर्टेंट है कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है। देखिए योगा बहुत पुरानी है, हमारे इंडिया से ही ये चीजें निकली है। और जो योगा वर्ड है वो कहाँ से निकला है? संस्कृत से निकला है। तो योगा बहुत एंशियंट प्रैक्टिस है। ये किस चीज को फायदा पहुंचाते हैं, किस चीज के लिए की जाती है? देखो फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटल हेल्थ को सही से रखने के लिए, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक तरह से कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपको आध्यात्म से भी ये जोड़ती है। ठीक है, ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ। योगा आपका संस्कृत वर्ड है, और योगा संस्कृत से डिराइव हुआ। इसका मतलब ये होता है कि ज्वाइन करना और या यूनाइट करना। ठीक है, तो बॉडी को, कॉन्शियसनेस को आपको एक तरह से, जो आपकी कॉन्शियस इंद्रिया है उनको एक तरह से बॉडी के साथ यूनाइट करना है, ताकि आप ध्यान लगा सको, योग कर सको। ठीक है, जिससे कि आप फिजिकली मेंटली फिट रह सको। ठीक है, जो ये प्रैक्टिस है वो अलग अलग फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली मनाई जा रही है और पॉपुलराइज हो रही है। ठीक है, अब योगा के क्या क्या बेनिफिट है? तो आपका फिजियो साइकोलॉजिकल बेनिफिट इसका देखने को मिलता है। सोशल केयर होती है, रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन किस तरह का? जैसे आपने देखा होगा कोविड 19 हुआ, कोविड 19 के दौरान योगा से, योगा करने का वो सुझाव दिया गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें इसे अपने ग्लोबल एक्शन प्लान, जो फिजिकल एक्टिविटी का है, जो 2018 से 30 तक का, उसमें इसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें योगा के बारे में थी। ठीक है, अब कौन-कौन से इनिशिएटिव चला के रखे हुए हैं इंडिया ने। ठीक है, जैसे एम योगा ऐप लॉन्च किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कुछ वेबसाइट बना के रखी है जिसमें इंटरनेशनल योगा डे के बारे में आपको बताया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। योगा को हमने स्पोर्ट डिसिप्लिन, एज ए डिसिप्लिन, स्पोर्ट डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। इसमें वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, कोर्सेज क्या कराए जाते हैं योगा में। और फिट इंडिया मूवमेंट, ये आपकी योगा पे ही आधारित है। फिट इंडिया मूवमेंट में आपको योगा कराया जाएगा, ये सारी चीजें कराई जाती है। अगला आर्टिकल हमारा ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड के बारे में। सबसे पहले तो आप देख लीजिए टाइफाइड की जो आपका ये बैक्टीरिया होता है, उसकी पिक्चर कुछ इस तरह से होती है। रियल पिक्चर नहीं है, यह आपका एक तो पिक्टोग्राफ है जो आपका 3D बेस पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो बैक्टीरिया का नाम है, जो आपका बैक्टीरिया का नाम होता है सल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम होता है। इम्पोर्टेंट नेम है और ये क्वेश्चन उसमें पूछा भी जाता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो अभी जो एक रिपोर्ट
रिपोर्ट रिलीज हुई जिसका नाम है लैंसेट माइक्रोब जर्नल। ठीक है, लैंसेट माइक्रोब जर्नल ने एक स्टडी पब्लिश की, उसमें रिपोर्ट में बताया कि जो ये बैक्टीरिया है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया, टाइफाइड फीवर जो होता है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया है। जो हम एंटीबॉडीज लेते हैं टाइफाइड को कम करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया है। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी किसी चीज़ को, जैसे कोई फीवर हुआ, फीवर किसी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होगा, तो वो जो फीवर को ठीक करने के लिए हम, जैसे कि आपने ले लिया पैरासीटामोल ले लिया, तो अब क्या होगा, वो फीवर जिस बैक्टीरिया की वजह से, वो बैक्टीरिया अपने आप को रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा कि जो आपका एंटीबॉडीज है, एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो, जैसे कि आपने पैरासीटामोल ली, तो उसका असर होना बंद हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है वो। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपने आप को एक तरह से ऐसे ढाल लेता है कि उस पर असर होना बंद हो जाता है। तो ये इसमें बताया गया कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया है। ये लिखा है ना, मोर रेजिस्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया। तो इसका असर इसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इससे जो टाइफाइड फीवर है या बैक्टीरिया है, इसका बैड इफेक्ट ये देखने को मिलता है, ये लगभग 11 मिलियन इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, जिसमें से 1 लाख डेथ पर ईयर हो जाती है टाइफाइड की वजह से। और साउथ एशिया में तो इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 70% जो ग्लोबल बर्डन डिसीज है, उसमें से 70% तो आपका क्या नाम इसमें देखने को मिलता है साउथ एशिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब टाइफाइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो टाइफाइड, ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कह सकते हो, डिसीज कह सकते हो, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है अगर आपने सही सही से हैंडल नहीं किया। ठीक है, एक्चुअली जो इसका बैक्टीरिया जिसे हम सल्मोनेला टाइफी बोल रहे हैं, उसका फुल नेम, तो जो साइंटिफिक नेम है, बैक्टीरियम सल्मोनेला एंट्रिका सर्वोवा टाइफी है। ठीक है, ये पूरा नाम है, पर इसको शॉर्ट फॉर्म में सल्मोनेला टाइफी बोल देते हैं, यानी कि आपका ये सल्मोनेला उठा लिया, टाइफी उठा लिया। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी इसका नाम है। ठीक, अब ये जैसे ही अब इसके फैलने की बात करें, ये कैरी किसके द्वारा किया जाता है, केवल ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। इसको कोई और एनिमल ये सब कैरी नहीं करता। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, जो फेकल रूट होता है, यानी कि जब आदमी क्या नाम, जो उसका फेकल होता है, जब वो क्या नाम टॉयलेट जाता है, तो उसमें फेकल में उस बैक्टीरिया का अगर मिलता है, तो उससे वो क्या नाम ह्यूमन में एंटर कर जाता है, ह्यूमन में उसके सिस्टम में एंटर कर जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कॉन्टामिनेटेड फूड से वो एंटर कर जाए। ठीक है, और ये कॉन्टामिनेटेड वाटर से वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। अगर आपका ये ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, विदाउट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही, विदाउट ट्रीटमेंट, ये बोला गया है कि 20 में से एक आदमी जो रिकवर कर जाता है टाइफाइड से, उसके अंदर ये कैरियर की तरह काम करता है, यानी कि वो आदमी कैरियर की तरह काम करेगा। देखो, जब आपने ट्रीटमेंट करते हैं किसी आदमी का, वो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो जो उसके अंदर जो टाइफाइड का बैक्टीरिया रहेगा, वो तो डैमेज हो जाएगा। मगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो, और वो रिकवर हो जाता है, अगर 20 में से कोई एक आदमी रिकवर हो जाता है अपना आप, उसके अंदर अंदर अगर एंटीबॉडी ज़्यादा है, तो वो एक तरह से कैरियर का काम करेगा। मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिलहाल के लिए ठीक हो गया, पर उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया भी मौजूद है, वो कैरियर का काम करेगा, दूसरे आदमी को बीमार करने का काम करेगा। तो उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएगी बीमारी के, पर वो जो बैक्टीरिया उसके फैसिस में आएगा, जो फैकल है यानी कि उसका स्टूल है, ठीक है, उसमें आएगा, यूरिन में आएगा, और इससे वो दूसरों को इन्फेक्ट करेगा। कि क्या होगा, ये इन्फेक्ट, इसका जो पीरियड जो होगा, लगभग 3 मंथ का पीरियड होगा, और 1 वर्ष तक ये आपका रह सकता है। मतलब सिस्टम में जो आपका फैकल है, यूरिन है, उसमें रहेगा, और वो उसके कोई भी टच में आता है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये बताया गया। और जो ज़्यादा आदमी ट्रेवल करता है, वो बहुत ज़्यादा इसके टाइफाइड फीवर के रिस्क में रहते हैं, क्योंकि वो एंडेमिक कंट्री जो भी है, जैसे कि आपकी साउथ एशियन कंट्री जो ज़्यादा एंडेमिक है, ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा एंडेमिक है, तो ये जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं, ट्रेवलर्स को बहुत ज़्यादा इसका रिस्क रहता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। देखो, सिम्टम्स तो उसके ये माइल्ड से सीवियर देखने को मिल सकता है। 1 मंथ से आपका अगर विदाउट ट्रीटमेंट रहता है, तो इसमें क्या क्या आपके सिम्टम देखने को मिलेंगे। सिम्टम में आपका फैटिक हो जाएगा, टायर्डनेस, फीवर होगा, मैलेज होगा, ये भी एक तरह का अनवेलनेस की फीलिंग होती है कि अजीब सा लग रहा है, उस टाइप की। सोर थ्रोट होगा, सोर थ्रोट में गला आपका सूखा रहेगा, खर खर खच खच की आवाज़ आएगी, आवाज़ बदल जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपकी टॉन्सिल्स, मतलब कि छाले टाइप हो जाए। ठीक है, और आपका कफ खांसी रहेगी, सिर में दर्द रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा। तो ये सारे कुछ कुछ आपको देखने को मिलते हैं। आपको डायरिया हो सकता है, यहाँ पे देखिए डायरिया हो सकता है,
एब्डोमेन में पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, एनसीफेलिटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इरिटेशन, सिर में दर्द, आपका अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्किन पे रैशेज हो सकते हैं और हाई फीवर हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रीज में इंक्लूड, देखिए मैंने यहाँ पे फिगर भी डाला हुआ है। ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज और जो आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज है, कैरिबियन है, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन, ठीक है, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ठीक है। और अगर आपके एशिया की बात करें तो स्पेशली इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये सब है। अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो इसकी वैक्सीन है कि टाइफिन वी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैक्सीन ओरल मेडिकेशन भी होती है और इंजेक्शन से भी इसे दिया जाता है। पर प्रॉब्लम ये है, जो इसकी वैक्सीन है, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव उतनी है नहीं, 50 से 80% इफेक्टिव है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि एंटीबॉडीज आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, एंटीबॉडीज लेने से ही आपका पूरी तरह से आराम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ये वर्ड पढ़े, ड्रग रेजिस्टेंस और ड्रग रेजिस्टेंस किस किस टाइप का होता है, एक तो एमडीआर टाइप होता है, एक एक्सडीआर टाइप होता है। इनके बारे में हम जानेंगे। तो ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो आपको सिंपल वर्ड में मैं बता दूं कि जैसे ही देखो, आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या लेते हो, दवाई लेते हो, एंटीबॉडीज लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो। तो अब जब एंटीबायोटिक्स जब आप लेते हो, जैसे कि फीवर हो गया, मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया था, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो फिलहाल के लिए ठीक हो जाएगा। पर जब आप ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में लेने लगते हो तो आपकी बॉडी में जो वायरस है, जो आपका बैक्टीरिया की वजह से जो आपको फीवर हुआ है, वो उसके जो आप एंटीबॉडी ले रहे हो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो फिर उन दवाइयों का असर होना उसमें बंद हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम को ही बोलते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये टाइफाइड का जो वायरस है, बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया, वायरस नहीं बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपका ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आता है, जैसे इसमें बोला गया है कि 2000 से एमडीआर जो टाइफाइड है वो डिक्लाइन कर गया था बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में थोड़ा सा देखने को मिलता है, मगर इंक्रीज करा किसमें, पाकिस्तान में। ये क्यों ऐसा इंक्रीज हुआ कि मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंस है, ड्रग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है इसने बैक्टीरियन, उस वजह से ऐसा देखने को मिला। अभी किस टाइप का रेजिस्टेंस होता है, जैसे एमडीआर होता है, एमडीआर की फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसमें इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वो होता है जिसमें ज़्यादा लैक ऑफ ससेप्टिबिलिटी रहती है, कि आपका जो, जैसे आप 3 दवाई ले रहे हो तो इसके लिए जनरली 3 दवाई बोली गई है। जो आपकी एमडीआर, अगर आपको टाइफाइड हो गया, टीबी टाइप हो गया, उसके लिए जो एम्पिसिलिन बोली गई है, क्लोरामफेनिकोल बोला गया है, ट्राइमेथोप्रिम बोली गई है, सल्फामेथोजाजोल बोली गई है। तो ये जो दवा, इनमें से 3 में से किसी एक के लिए आपका जो ये एंटीबायोटिक है, इनमें से 3 में किसी एक दवाई के लिए जो आपकी ससेप्टेबिलिटी रहे, यानी कि उनका असर ही होना बंद हो जाए, ऐसा स्टेन आपका जो इसका टाइफाइड का स्टेन ऐसा क्रिएट हो जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कि इन दवाइयों का असर होना बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं एमडीआर, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी का मतलब जो 2 से ज़्यादा चीजें ज़्यादा हो जाएगी तो मल्टी में आ जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पर 3 दवाई, तो अगर आपका ये जो है कि वो क्रिएट कर लेता है इन दवाइयों के रेस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है आपका ये बैक्टीरिया, तो आपको क्या हो जाएगा कि ये एमडीआर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक है एक्सडीआर टाइफाइड, एक्सडीआर टाइफाइड में यही है कि आपका एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि आपका 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा, यानी कि आपका यहाँ तो एक पे ही कर रहा था कि भाई कि 3 में से किसी एक पे आपका रेजिस्टेंस क्रिएट करा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर तीनों में से ज़्यादा पे है, 3 से ज़्यादा पे अगर ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, तो वो कैटेगरी आ जाती है एक्सडीआर वाली। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ए न्यू टाइप ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेन, ठीक है, जिसे हम एक्सडीआर टाइफाइड बोल रहे हैं। जो स्टेन है वो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्रिएट कर लेता है, और वो एंटीबायोटिक बायोटिक का नाम क्या है, एजिथ्रोमाइसिन नाम है। ठीक है, इसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसकी फुल फॉर्म एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब इसमें बोला गया है। तो कम से कम 5 एंटीबायोटिक क्लासेस में ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ब्लैक डेथ के बारे में। ब्लैक डेथ देखिए क्या है, कि अभी क्या हुआ है कि
ये रिसर्चर्स ने ये बताया जो ये ब्लैक डेथ डिसीज है ये ओरिजिनेट हुई थी किर्गिजिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में। वो कब ये ओरिजिनेट हुई थी? 1338 से 1339 में ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद तो 7-8 साल बाद तो ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई, और जो इसने तबाही मचाई है उसके बाद तो इतनी लाखों मिलियंस लोगों की जान गई। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने पिक्चर डाली है वो आपकी यूरोप की डाली है कि यूरोप में ये कैसे फैला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल में 1947 में, सॉरी 1347 में फैला। फिर ये कोपेनहेगन में 1350 में, वारसा में फैला। ठीक है, लंदन में फैला 1349 में फैला। ठीक है, 14th सेंचुरी में आपका ये सब दिखाया गया। ठीक, ये सब चीजें आप देख रहे होंगे। ठीक है, कि पेरिस में 1349 में फैला। तो इतनी डेथ हुई थी इस ब्लैक डेथ की वजह से, जो बीमारी थी ब्लैक डेथ, इतनी डेथ हुई थी, मिलियंस, बहुत ज्यादा लोग मरे थे। तो किर्गिजिस्तान की पिक्चर आप देख रहे होंगे, इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये ओरिजिनेट हुआ था, रिसर्चर्स ने ये बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक डेथ क्या है, ब्लैक डेथ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लैक डेथ एक बबोनिक प्लेग, ठीक है, बबोनिक प्लेग है। ठीक है, अब तो एक तो दो तरह के प्लेग होते हैं, बबोनिक्स होते हैं, एक न्यूमोनिक्स होते हैं। ठीक है, बबोनिक प्लेग क्यों बोलते हैं इसे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये अब कहाँ कहाँ फैला? ये वेस्टर्न एशिया में फैला, नॉर्दर्न अफ्रीका में फैला, मिडिल ईस्ट में फैला, यूरोप में फैला। कब? 1340 से 1353 तक। ये फिगर मैंने डाली हुई यहाँ पे, आप देख रहे होंगे किस तरह से फैल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये फैल गया, इधर से ही फैल रहा है सब, मिडिल ईस्ट में फैल गया, इंडिया में फैला। ठीक है, फिर आपका अमेरिका में नॉर्थ में, और साउथ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थन अफ्रीका में, यूरोप में, सब जगह ये फैल गया। ये आपका जो आपका ब्लैक डेथ का जो आपका वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी ये पिक्चर है। ठीक है, और ये आपकी वैक्सीन है। तो इस वायरस का नाम क्या है जिसने मिलियंस लोगों को मारा? इसका नाम है बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं यर्सीनिया पेस्टिस बोल सकते हैं। जो कि अब फैलता किस वजह से है? देखिए, ये जो इनके कैरियर है वैसे तो रोडेंट है, जो होस्ट है रोडेंट है, वो इन्फेक्टेड होता है, और वो जो रोडेंट जैसे कि आपका चूहे। ठीक है, तो चूहे अब इनको मक्खियों को खा जाते हैं, मक्खियों को काट लेते हैं, तो अब मक्खी इन्फेक्टेड हो जाती है। मक्खी किसको काटती है? आदमी को काटती है। तो जो मक्खी जब इन्फेक्टेड हो जाएगी, वो अब कैसे आदमियों में उस बैक्टीरिया को फैला देगी। ठीक है, तो ये इस तरह से फैलता। आगे हम पिक्चर की सहायता से इससे समझेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस है, वो आपके ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फैलता है। ये अब कैसे ट्रांसमिट होता है? एक तरह ह्यूमन फ्ली, यानी कि जो वेक्टर है वो आपका ह्यूमन फ्ली, मतलब मक्खी से होगा, मक्खी उसको काटेगी आदमी को, और मक्खी से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फैल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ लेते हैं जैसे क्या है जो बबोनिक प्लेग है। ठीक, अब पहले पार्ट में क्या होगा, जो रोडेंट है ये आपके इसे कैरी करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया को कैरी करेंगे। फिर ये आपकी जो मक्खीज है, आपकी फ्ली है, जो ये क्या करेगी, इसके ब्लड को मतलब इसके ब्लड में ये घुल मिल जाएगा, जो आपका बैक्टीरिया है। फिर इसके ब्लड में घुल मिल जाएगा, इससे मक्खी को इन्फेक्टेड कर देगा। जो ये बैक्टीरिया है ये अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा पॉपुलेशन में, इसके अंदर, मक्खी के अंदर, कि बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी इसके पेट में, मक्खी के अंदर। फिर ये मक्खी आपको क्या, आदमी को काटेगा। तो आदमी को काटेगा, तो ये मक्खी जब आदमी को काटेगा तो आदमी को इन्फेक्ट कर देगा, और आदमी को इन्फेक्ट कर देगा तो आदमी क्या है, ये बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो जाता है। देखिए, अब इसे ब्लैक डेथ इसलिए बोलते हैं कि जो आपका इन्फेक्शन होता है इस वजह से वो काला पड़ जाता है, स्किन काली पड़ जाती है, और घाव बड़े बड़े हो जाते हैं। आपके जैसे यहाँ पे देख रहे हो थाई पे बहुत बड़ा ये क्या नाम, एक आपका ट्यूमर टाइप सा हो गया, बहुत बड़ा गांठ टाइप सी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए तो बबोनिक प्लेग और आपका न्यूमोनिक प्लेग, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दिखाई गई है। बबोनिक प्लेग कहाँ से एंटर करता है, कहाँ से एग्जिट करता है? एंट्री की बात करें तो आपकी जो इन्फेक्टेड रैट है, फ्ली है, वो काटती है। मान लीजिए हाथ में काट लिया, हाथ से फैलेगा। ठीक है, फिर फैलेगा लिम्फोटिक और सिस्टमेटिक उस फॉर्म में फैलेगा, यानी कि लिम्फ्स में फैलेगा। हाथ की जो है, हाथ की नसों से ये जाएगा, लिम्फ में जाएगा, तो यहाँ पे आपको सूजन देखने को मिलेगी लिम्फ्स में। लिम्फ नोड जो ये होते हैं आपकी गर्दन के जो दोनों साइड के हिस्से होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पे आपको सूजन देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी और भी कई सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका
आपका ब्लड जो है थोड़ा सा स्किन काली पड़नी पड़ेगी, लिम्स जो है काले पड़ने लगेंगे, ठीक है, निमोनिया की शिकायत रहने लगेगी, आपके ऑर्गन फेलियर की शिकायत देखने को आपको मिलेगी। और जो इसका एग्जिट होता है, दिखाई कहाँ से दिखने लगता है, आंखों में असर दिखने लगेगा, आपको मुंह पे असर दिखने लगेगा, पूरी नाक से असर दिखने लगेगा, ये सब आपका इसका असर होता है, ठीक है। और जबकि न्यूमोनिया की जो प्लेग होता है उसकी एंट्री आंख नाक कान से होती है, यानी कि बहुत हाईली कॉन्टेजियस होता है न्यूमोनिया। किसी को न्यूमोनिया हो रहा हो तो अगर उसके टच में दूसरा आदमी आता है तो वो भी क्या है, न्यूमोनिया का शिकार हो जाता है, ठीक है। इसमें स्प्लेन पे अटैक ज्यादा होता है, जो आपका स्प्लेन है लंग से उन पर अटैक ज्यादा होता है। अब इसके बुबोनिक के क्या क्या सिम्टम्स है, इसमें फीवर आएगा, आपके सिर में दर्द रहेगा, मलेज रहेगा, मतलब टायर्डनेस रहेगी, लिम्स नोड जो ये आपके नोड्स होते हैं ब्लैक पड़ जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी। इन्हीं को जब लिम्स नोड स्वेल हो जाते हैं इनको बुबोब्स बोला जाता है, बुबोब्स बोला जाता है, इसको इसलिए बुबोनिक आपको प्लेग बोला जाता है, ठीक है। पस पड़ जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगेगी, आपके नोशिया हो जाएगा, ठीक है, वोमिटिंग होगी, जॉइंट्स में पेन रहने लगेगा, दर्द रहने लगेगा, ये सब है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे बुबोनिक प्लेग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा स्नेक आइलैंड के बारे में। स्नेक आइलैंड देखिए अभी क्या है, आप सब जानते हो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो यूक्रेन ने क्या किया है, वेस्ट वालों की मदद लेके, वहां से हथियार लेके, मिसाइल लेके, तो रशियन मिलिट्री का जो ये आपका बेस था यहाँ पे, आपका जो स्नेक आइलैंड था उसको एक तरह से तबाह कर दिया है, बहुत ज्यादा लॉस पहुंचा है एयर स्ट्राइक करने के बाद। इसको हम जिमनी आइलैंड भी बोलते हैं, जिमिन ई जिमिनी आइलैंड भी इसको बोलते हैं, स्नेक आइलैंड बोल दो, ये जिमनी आइलैंड भी बोल दो। ये कहाँ पे है, आपका ब्लैक सी में है, ठीक है। जिमनी आइलैंड, ये स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में है। इसको स्नेक आइलैंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्नेक मिलता है, ऐसा नहीं है, बस नाम है इसका स्नेक आइलैंड, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है जो ये आपका यूक्रेन ने इसको हिट किया है, ये आपकी बहुत ही ज्यादा विक्ट्री है, मिलिट्री, मेजर मिलिट्री की बहुत बड़ी सक्सेस है, जो कि ये आपका यूक्रेन की सक्सेस हुई है वेस्ट की मदद से, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो स्नेक आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, उड़ीसा के साउथ वेस्ट में है स्नेक आइलैंड। और जो आपकी ये रिवर है, कौन सी रिवर, डेन्यूब रिवर है, जो आपकी जर्मनी से राइज होती है, और आपके जो आपके ब्लैक माउंटेन्स है, ठीक है, वहाँ से ये राइज होती है, तो ब्लैक माउंटेन्स वहाँ से राइज होके इधर आके गिरती है, इसके माउथ मार्क गिरती है ब्लैक सी के, तो यहाँ पे इसके ये स्नेक आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक। अब इससे और आगे बढ़ के हम थोड़ा जानते हैं स्नेक आइलैंड के बारे में, इसके फीचर, जो जिम्नीजी आइलैंड है, स्नेक आइलैंड या सरपेंट आइलैंड बोल दो, ये आपका चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है जिसकी लंबाई 700 मीटर है, ठीक है। ये एक्स शेप में है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन इसकी जो है, ये आपका ब्लैक सी का जो कोस्ट है उससे 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इसके जो आपके डैन्यूब रिवर का जो माउथ है उसके ईस्ट में है ये, ठीक है। अब साउथ, जो उड़ीसा के साउथ ईस्ट में, ये जो क्या ना, उड़ीसा जो पोर्ट सिटी है उसके साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में नहीं, सॉरी, साउथ वेस्ट में उड़ीसा ये रहा, इसके साउथ वेस्ट में आपको स्नेक आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं कि डैन्यूब रिवर का जिक्र आया, तो डैन्यूब रिवर क्या है। डैन्यूब रिवर आपकी, ये यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, किसके बाद, वोल्गा के बाद। वोल्गा आपकी फर्स्ट रिवर है, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, उसके जो माउंटेन्स है वहां से निकलती है। एक ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है, ठीक है, वहां से निकलती है, ठीक है। ये कितनी लंबाई है इसकी, 2850 किलोमीटर की लंबाई है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के आपकी ब्लैक सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, यहाँ से माउंटेन से निकली जर्मनी की, ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे आपकी गिर गई, यहाँ पे आपका वो है स्नेक आइलैंड है, ठीक है। अब ब्लैक सी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक सी किस किस से घिरा हुआ है। देखो ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। अब ब्लैक सी किस किस से घिरा हुआ है, ये आपका रोमानिया हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा यूक्रेन हो गया, ये यूक्रेन की बाउंड्री हो गई, इधर आपका रशिया हो गया, ठीक है, ये आपका टर्की हो गया, ये आपका बुल्गारिया हो गया, ठीक है, ये इन सब से घिरा हुआ है, ठीक। अगर इसको वैसे देखें, यूक्रेन जो है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, तो आपका जो ब्लैक सी है यूक्रेन से घिरा हुआ है, और आपका रशिया और जॉर्जिया ईस्ट में है, टर्की कहाँ पे है, साउथ में, और बुल्गारिया और रोमानिया कहाँ पे है, आपके वेस्ट में, ठीक है, ये है। अगर इसको याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका इसका ये है, ट्रिक जो है वो है तुर्किश बर्गर, तुर्किश बर्गर,
ठीक है। अब तुर्किश बर्गर कैसे है? तुर्किश, तो टर्की, तुर्किश, टर्की, टर्की से मतलब हमने वर्ड बनाया तुर्किश, बुल्गारिया का बी लिया, यूक्रेन का यू, रशिया का आर, जॉर्जिया का जी और रोमानिया का आर। तो ये इससे बन गया क्या? बर्गर। तो तुर्किश बर्गर। अगर ब्लैक सी की कंट्रीज पूछी किस किस कंट्री से घिरा हुआ है, तो इससे आप याद रख सकते हो तुर्किश बर्गर, ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेट है। देखो जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी आपका सी ऑफ मरमरा से जुड़ता है, किसकी वजह से? जो आपका बोस्फोरस स्टेट है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो बोस्फोरस स्टेट, ब्लैक सी इधर हो गया और यहाँ पर सी ऑफ मरमरा यहाँ पे हो गया, तो इसको किससे जोड़ता है? बोस्फोरस स्टेट जोड़ता है सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से। अगर आप सी ऑफ मरमरा और इसकी एजियन सी की बात करें, तो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कौन जोड़ता है? ये डार्डेनेल्स स्टेट जोड़ता है, ये आपका डार्डेनेल्स स्टेट है। ठीक है, ये इसको जोड़ता है। अब दूसरी चीज ये बोली गई, जो आपका ब्लैक सी है, ये आपका क्या, रशिया का जो वार्म वाटर है, इसे बोला गया है रशिया का वार्म वाटर गेटवे है यूरोप के लिए। ठीक है, यूरोप का ब्लैक सी के थ्रू आपका रशिया का वार्म वाटर यूरोप में जाता है, ब्लैक सी के थ्रू हो। दूसरा पॉइंट इसमें ये बोला गया है कि जो सी ऑफ एजोव है, ये स्टेट ऑफ कट से जुड़ता है ब्लैक सी से। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे सी ऑफ एजोव ये रहा और ब्लैक सी ये रहा, ये है आपका स्टेट ऑफ कट। ठीक है, स्टेट ऑफ कट से ऐसे ये जुड़ता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाने लायक है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। आगे अगला हमारा आर्टिकल केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में। देखिए केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स है वो अपोज कर रहे हैं, जो यहाँ का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है उसमें एक ये रहता है। ठीक है, इसे संगाई बोलते हैं या डांसिंग डियर भी बोलते हैं। इसको रिलोकेट करने के लिए कोशिश की जा रही है दूसरी जगह। अब उसमें ये विरोध कर रहे हैं यहाँ के पीपल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो ये पिक्चर है, कितना बढ़िया सुंदर आपका लामजाओ ओ ये नेशनल पार्क है। तो इसे बोलते हैं कि ये केवल आपका वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, जो कि आपके मणिपुर में है। ठीक है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का पहला, केवल ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड। ठीक है, ठीक, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, लोकटक लेक में स्थित है। ठीक है, लोकटक लेक में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट देखने को मिलती है किसकी? संगाई की। ठीक है, और इसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है मणिपुर का। यहाँ पे हॉग डियर भी देखने को मिलेंगे, ओटर भी देखने को मिलेंगे और वाटर फाउल्स भी देखने को मिलेंगे, वाटर बर्ड भी यहाँ पे आती है काफी सारी। ठीक है, ये इसकी कुछ कुछ फ्लोरा एंड फौना भी हमने देखी। तो इनको जो ये आप देख रहे होंगे ना सर्किल बने हुए, ये आपकी फुमडीज है, इन्हें हम फुमडी बोलते हैं। इन्हें फुमडी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके आपका क्या है, ये एक तरह का ऑर्गेनिक वो है। ठीक है, मतलब आपका ये बनी हुई है किससे? आपके ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है और भी कई सारी ऐसी चीजों से बनी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें क्या है, जो फुमडी है हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, सोil रहती है और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं जो कि डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो फुमडीज है। तो अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाए फुमडी किससे रिलेटेड है। तो जो आप लोकटक लेक हमने डिस्कस की, लोकटक लेक के बारे में थोड़ा जाना। लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसमें ये फेमस क्यों है? इसमें फ्लोटिंग फुमडीज देखने को मिलती है, देखो आप ये देख भी रहे होंगे। इसमें वर्ल्ड की ये कह लो कि वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग लेक है। जो लोकटक लेक है वर्ल्ड की केवल ओनली फ्लोटिंग लेक इसको भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत एंशियंट लेक है। ये एंशियंट लेक है और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मणिपुर के लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट भी इस पे लगाया जाता है, क्योंकि जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। जो लोकटक लेक तो जो इनिशियली शुरू में तो इसे डिजाइनेट किया गया था एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 1990 में, मगर बाद में 1993 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डाल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिससे इसका इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके मणिपुर का मैप देख रहे होंगे, मणिपुर इधर आसाम है, बाउंड्री पे इधर नागालैंड है, इधर आपका ये क्या नाम मिजोरम है। ठीक है, यहाँ पे आपका लोकतक लेक यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है,
अब आप ब्रो एंटलर डियर के बारे में जान लेते हैं। ब्रो एंटलर डियर क्या है? इसका कॉमन नेम जो है संगाई है वहाँ पे। इसको ब्रो एंटलर डियर भी बोलते हैं और डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ये तीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के यूपीपीसी प्री में या स्टेट के प्री में पूछे जा सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम रूसेरवस एलडी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको संगाई भी बोलते हैं। ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का। अब जो इसके जो ऊपर जो बाल होते हैं, इस पे वो होते हैं ये क्या है, एनिमल की जो कोट होती है वो डार्क रेडिश ब्राउन होती है विंटर के टाइम में। ठीक है, और ये जो है लाइटर शेड में आ जाती है गर्मी के टाइम में। अब ये नेटिव बताया जाता है कंबोडिया का, चाइना का, इंडिया का, लाओस का, म्यांमार का। और ये एनिमल पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में फैले हुए हैं। ठीक है, अब इसकी हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। हैबिटेट क्या क्या? हैबिटेट इज श्रबलैंड, ग्रासलैंड और ड्राई फॉरेस्ट, मार्शलैंड, इसे सब पसंद है, यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। ये केवल मणिपुर की जो फेमस लोकतक लेक है वहीं पे देखने को मिलता है। और बोरोड एंटल डियर ये क्या क्या घास खाता है। ठीक है, खाने की अगर बात करें घास खाता है। इसकी थ्रेट क्या क्या है? देखो, हैबिटेट लॉस हो रहा है उसकी वजह से थ्रेट है। हंटिंग की जाती है मणिपुर के आदमी के द्वारा। ठीक है, इसका ग्रेजिंग का जो है एंक्रोचमेंट हो रहा है कल्टीवेशन के लिए, फील्ड को साफ करके, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का लॉस करके कल्टीवेशन के लिए जो वहाँ पर धरती है फील्ड यूज किया जा रहा है फिश की फार्मिंग के लिए। ठीक है, इस वजह से इसका पूरा हैबिटेट लॉस हो रहा है। अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात करें, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर कैटेगरी में डाला गया, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 1 में डाला गया। तो ये थी, ये तो हुआ केबुलाइन केबुल नामदेव नेशनल पार्क के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।